हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सीटेट ईवीएस की क्लास को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों। इसमें टोटल 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये जो 30 प्रश्न है सीटेट में बार बार आने वाले प्रश्न है, कई बार रिपीटेशन हो चुका है इन प्रश्नों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाघों के संदर्भ में। तो बाघ की जब बात आई तो हम आपसे पूछते हैं कि जो बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहली बात ये आपसे पूछी जाएगी कि बाघ दिवस आपका कब मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बात तो ये हो गई कंफर्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे हमसे यानी मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है, यानी 6 गुना अधिक स्पष्ट देख सकता है। बात एकदम करेक्ट है दोस्तों। बाघ की जो मूंछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, यानी उनकी मूंछों से ही पता चल जाता है कि हवा जो है, हवा में कोई कंपन हो रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे पता चल जाता है। बाघ की प्रत्येक स्थिति में आवाज एक जैसी होती है, ये वाली बात भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। प्रत्येक बाघ अपना एक निश्चित एरिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका एक ही निश्चित एरिया होता है, प्रत्येक का अलग अलग नहीं होता। यहाँ प्रत्येक की बात हो रही है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखो इसमें आपका चौथा है, इसमें भी चौथा है, इसमें भी चौथा है, ये रॉन्ग हो गया। पहला वाला जो है वो करेक्ट हो गया, पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे बोला गया है कुछ ऐसे भी होते हैं जीव। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जीव की नहीं कही, अब देखें क्या होते हैं। जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों को और छोटे जीवों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं। अब वो क्या होते हैं? इनमें से निफेथिन्स सबसे मशहूर पौधा है। बात यहाँ पौधे की हो रही है। ठीक है, जो भारत में पाया जाता है। अब आपको बताना है कि भारत में जो आपका घटपर्णी पौधा होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। कमेंट करिएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा कि जो आपका घटपर्णी पौधा होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, मतलब भारत में कहाँ पाया जाता है। बताइए कहाँ पाया जाता है? क्या राजस्थान में पाया जाता है? बताइए, राजस्थान में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है या केरल में पाया जाता है? कमेंट करिएगा। जब तक हम राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, देखो राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, और ये जो पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य, और एक और है रणथंभौर। रणथंभौर भी कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। और एक बात और दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कौन सी झील पाई जाती है ये भी आप कमेंट करिएगा। डल झील, बूलर झील, शेषनाग झील, नागिन झील, मानस झील, ये सारी क्या है? जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। बात करते हैं मेघालय की। मेघालय को क्या बोलते हैं? बादलों का घर बोलते हैं, सर्वाधिक बारिश यही होती है। बात करते हैं केरल की। केरल की बात करते हैं दोस्तों, तो जो केरल है आपका, केरल में क्या होता है? सबसे एक फेवरेट लोगों की वहां की डिश है, वो क्या है? टेपियोका। क्या है? टेपियोका है। टेपियोका बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। यहां मैंने आपको क्या बताया? डल झील बताया, डल झील, बुलर झील, ठीक है, डल झील, बुलर झील, नागिन झील, ठीक है, मानस झील, शेषनाग झील, ये सारी क्या है? जम्मू कश्मीर में है। राजस्थान में केवलादेव मैंने बताया। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न की। इसमें आपसे बोला गया है कि भारत के राज्य में पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? तो बात हो रही है किसकी? निफेथिन्स की। निफेथिन्स यानी घटपर्णी। तो पहले इसकी भी थोड़ी बात कर लें, घटपर्णी की। तो घटपर्णी एक ऐसा पैदा होता है जो क्या होता है? कीटभक्षी पौधा होता है। इसके पास जो भी चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े, छोटे जीव आते हैं, इन्हें वो पसाकर खा जाता है। ठीक है, अब बात आती है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और दूसरा आपका इंडोनेशिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो ये तो आपने कहा कि ये तो विश्व में पाए जाते हैं, लेकिन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में आपके मेघालय में पाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जितनी भी मैंने जितने भी इसके ऑप्शन है इनके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल बताई है, इसको लिख के रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड। प्रश्न नंबर थर्ड में बोला गया है आपसे कक्षा पांचवी की बात हो रही है। कक्षा पांचवी की कक्षा में शिक्षिका
शिक्षिका, शिक्षिका यहाँ शिक्षिका आएगा, शिक्षिका बीज प्रकरण को पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार के बीज तथा उनसे संबंधित मूल स्थानों के विषय में चर्चा करते हुए बहुत उदाहरण देती है। इसमें से कुछ निम्न प्रकार हैं, बताइए। अब भाई बीज का उदाहरण देगी तो मिर्च में बीज होते हैं, मिर्च में बीज होते हैं, और ये कहां से आई थी? दक्षिण अमेरिका से आई थी। आम में बीज होता है, और आम कहाँ है? भारत का है। भिंडी में भी बीज होते हैं, और भिंडी कहां से आई? अफ्रीका से आई। दक्षिणी अमेरिका से और क्या क्या आया? टमाटर आया, टमाटर आया, ठीक है। ये कहां है? दक्षिण अमेरिका से आया। बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन ये क्या है? दाना है। क्या है? दाना है, ना कि ये बीज है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला है? बूंद बूंद दरिया दरिया प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। भाई बात हो रही है यहाँ बूंद बूंद की, और बूंद बूंद से दरिया बढ़ता है, और दरिया किससे होता है? जल से। बिना जल की तो बूंद होती ही नहीं है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? क्या वर्षा के पानी की बात हो रही है? क्या वर्षा से पानी आता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या कुएं से ही पानी आता? नहीं। एक बात तो है, क्या नहर से पानी आता है? लेकिन एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, बूंद बूंद दरिया दरिया, कहीं ना कहीं नल की बात हो रही है। और इसका जो सेंस है मैं आपको बता दूं, इसका जो सेंस है कि बूंद बूंद की बचत करनी चाहिए, ज्यादा हमें पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसीलिए ये वाला चैप्टर है इसमें। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया है? डैश डैश की दवाई बनाने में बहुत पुराना समय से ही सिंकोना नामक पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी बीमारी की दवा बनाने में सिंकोना जो पेड़ है उसकी छाल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी छाल को उबाला जाता है और फिर छानकर प्रयोग में लाया जाता है। तो बताइए वो क्या है? एड्स के प्रयोग में लाया जाता है, मलेरिया के में, काली खांसी में, तपेदिक में, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? मलेरिया के उपचार के लिए लाया जाता है। ये कहां से फैलता है? ये मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी है, मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे बोला गया इतिहासकार अलबरूनी जो है इतिहासकार हैं, यह किसके साथ भारत आए थे? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। भारतीय तालाबों के विषय में निम्न में से क्या नहीं लिखा? बताइए। सब कुछ लिखा है बट एक बात नहीं लिखी है, वो इनमें से कोई एक है, वो आपको बतानी है। तालाब के चबूतरों, तालाब के चारों ओर चबूतरे बने होते हैं, ये वाली बात तो सही है। आपने देखा होगा बीच में तालाब है, चारों तरफ चबूतरे बन रहे हैं, सीढ़ियां बन रही हैं, ये तो बात ठीक है। चबूतरे बनाने में बांस का उपयोग किया जाता था, करेक्ट किया जाता था। चबूतरे के मध्य नीचे जाती हुई सीढ़ियां होती हैं, यानी मान लो ये क्या है? ये नीचे झील है, और ये चढ़ते हुए ये क्या है? इसके चबूतरे हैं, ठीक है। ये क्या है? चबूतरे हैं। और यहाँ से क्या है? नीचे उतर उतर के ही तो आते हैं लोग, और यहाँ क्या है? तालाब है। चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग सीढ़ी रास्ते होते हैं? नहीं भाई, इधर से जाओगे उधर से ही आ जाओगे, इधर से ही चढ़ोगे इधर से ही उतरोगे। तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आकलन शामिल होना चाहिए। बताइए कैसा आकलन शामिल होना चाहिए, ये आपको बताना है। बताइए। शिक्षक द्वारा असंरचनात्मक विधि से किए गए अवलोकन को शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ बांटना, ये तो बात सही है, कहीं ना कहीं ये वाली बात करेक्ट तो है, ठीक है। अभिभावकों के साथ बांटना। और दूसरा क्या है? शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह कक्षा कार्य, ऐसा बिल्कुल नहीं, प्रत्येक सप्ताह थोड़ी ना लेंगे, प्रत्येक माह भी नहीं लेंगे, प्रत्येक माह की यहाँ पे बात। ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला गया है? तालाब से सटे हुए खेत, तालाब है उसके बराबर में क्या है? खेत है। खेतों में धान की फसल थी, किसानों ने अपनी फसल में कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग किया। यानी जो किसान है उन्होंने क्या किया? जो उनके खेत थे उन्होंने उसमें कीटनाशक जो पदार्थ होते हैं उनका अत्यधिक उपयोग किया। जब तेज वर्षा हुई तो खेतों से जल बहकर तालाब में चला गया। जब तेज बारिश हुई तो खेतों में से जल तालाब में चला गया, तालाब का खेतों में आ गया, तो वहां क्या हो गया? पानी जमा हो गया। कुछ समय बाद जब उसका खेत का जल पानी में चला गया, तालाब में चला गया,
कुछ समय बाद तालाब की अधिकांश मछलियां मृत अवस्था में पानी की सतह पर आ गई। ऐसा क्यों हुआ? भाई मछली कहाँ जाती है? पानी में रहती है। क्यों? क्योंकि वो गलफड़ों से सांस लेती हैं, अपने से गलफड़ों से लेती हैं, और उनके गलफड़ों में क्या है? पानी चला गया। और पानी किसके कारण गया था? खेत में बारिश हुई थी, और खेत में क्या था? कीटनाशक पदार्थ था। तो उसके द्वारा क्या हुआ? जो पानी था वो क्या हो गया? दूषित हो गया। और दूषित पानी की वजह से देखो, मृदा तो दूषित हुई नहीं होगी, ना वायु हुई होगी, ना जलवायु। क्या जल ही तो दूषित हुआ होगा? इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है पारितंत्र की कौन सी एक विशेषता नहीं है। अब हमें नेगेटिव वाला चाहिए जो पारितंत्र की विशेषता नहीं हो। अब आपको ये इसमें से चूज करना है कि कौन सी पारितंत्र की विशेषता नहीं है। तो बताइएगा कौन सी नहीं है। सबसे पहले आप कमेंट करिएगा कौन सी नहीं है, बताइए। भाई जो पारितंत्र होता है, सबसे पहले हम नीचे शुरू करते हैं। पारितंत्र में अनुक्रमित परिवर्तन होते रहते हैं। भाई जो पारितंत्र है उसमें परिवर्तन तो होते ही रहते हैं। यह गत्यात्मक तो होती है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। पारितंत्र खुला तंत्र है, सही बात है। ये क्या है? सारे खुले तंत्र हैं। पारितंत्र प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधन नहीं है पारितंत्र। यहाँ क्या हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा। इसी कारण जो 9 वाले का ऑप्शन है वो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में बोला गया है विद्यालय बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है। ठीक है, विद्यालय में आए दिन कोई ना कोई फंक्शन होते रहते हैं, तो उसकी व्यवस्था करता है क्रियाओं की। इसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा? भाई आपका क्या दृष्टिकोण होगा ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए। कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होगी। भाई एक बात होगा, जब कोई भी व्यवस्था हो रही है क्रियाओं की तो प्रतियोगिता क्यों नहीं होगी? प्रतिक्रिया तो होगी होगी। तो ये वाला गलत हो जाएगा। केवल शब्द आ गया, गलत हो गया। केवल गलत हो गया। सभी क्रियाओं में योगदान देंगे, सही बात है। जितनी भी क्रिया होंगी सभी लोग उसमें क्या है? योगदान देंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला गया है पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। बताइए क्यों आवश्यकता है हमें पर्यावरण शिक्षा की। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका जल्दी से कमेंट करके बताइए कब मनाया जाता है। ठीक है, कमेंट करिएगा कब मनाया जाता है। और बात हो रही है पर्यावरण शिक्षा की क्यों आवश्यकता है। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण को समझने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ये तीनों का समायोजन सिर्फ इसमें है। किसमें? ऑप्शन नंबर डी में, पर्यावरण संरक्षण के लिए। उसी के अंदर प्रदूषण आएगा, उसी के अंदर रक्षा आएगी, उसी के अंदर समझना भी आएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपसे क्या बोला गया है देखिएगा। यदि आप छात्रों को किसी ऐतिहासिक स्थल पर घुमाने ले जाएं, ठीक है, आप जितने भी छात्र हैं आपके स्कूल में उनको क्या है कहीं घुमाने ले जाएं, तो आप बालकों से क्या अपेक्षा करेंगे? बताइए क्या अपेक्षा करेंगे? कि बालक प्रत्येक स्थान को ध्यान से देखे और उनके बारे में शिक्षक से प्रश्न करे। क्या ये करेंगे? बालक चुपचाप सब कुछ देखेंगे, शिक्षक से कोई प्रश्न ना करेंगे, ये तो गलत हो गया। शिक्षक से तो प्रश्न करना चाहिए। बालक यदि कुछ पूछना चाहे तो अपने प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखे। क्या ये वाला है? बालक आनंद में घूमे, शिक्षक को भी आनंद में घूमने दे। बताइए कौन सा वाला इसका करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। बताइए भाई, एक बताओ, आनंद में घूमने जा रहे हैं आप? भाई ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि आप स्कूली ज्ञान को बाह्य ज्ञान से जोड़ें। यही तो होता है, वहां जाके कुछ ना कुछ सीखे। तो अभ्यास पुस्तक की तो कोई बात ही नहीं है, और चुपचाप रहेंगे नहीं। बालक वहां जाएगा और कोई भी वस्तु होगी, कोई भी जगह होगी, उसको ध्यान से देखेगा और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करेगा कि ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे बोला गया है जीव मंडल है। बताइए जीव मंडल है, जीव मंडल क्या है? इनमें से पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव, पृथ्वी पर रहने वाले सभी पौधे। भाई जंतु पौधे, ये तो गलत हो गया ना, सभी जीवधारी आएगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जीवधारी है, ये भी कहीं ना कहीं जीवधारी है। देखा जाए तो इनको भी जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। भाई भाई जो पौधे होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है जीवन के लिए, और जंतुओं को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी, चलो ठीक है। ये भी पृथ्वी तथा उसका वातावरण, वातावरण बहुत जरूरी है। भाई जीव मंडल जब बनेगा जब वहां वातावरण होगा,
तो वातावरण जब होगा, पृथ्वी है और पृथ्वी पर वातावरण होगा और इनमें क्या कौन हो, जीवधारी हो, इसी को क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है, शॉर्ट टीचिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुविधा हो सके, बताइए। दूसरा है ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का बोझ कम हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बहुत कम शिक्षण, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं के छोटे छोटे कौशलों को तोड़ना, यानी कोई भी प्रभावी अधिगम है उसको छोटे छोटे कौशलों में तोड़ करके सूक्ष्म शिक्षण कराना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में बोला गया है हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिसमें बड़े होते हैं, उस परिवार की विशेषता नहीं है। बताइए, हम जिस परिवार में क्या हुए, जन्म लिया हमने और जिसमें ही बड़े हुए, उस परिवार की हमें एक विशेषता बतानी है कि इनमें से वो विशेषता नहीं है। बताइए, परिवार एक सामाजिक संस्था है, भाई समाज में रहती है, ठीक है, तो ये तो सही बात होगी। परिवार में वैवाहिक अनिवार्यता होती है, सही बात है, भाई जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका विवाह भी होता है। परिवार राजनीतिक नियमों पर आधारित होता है। परिवार सामाजिक सुरक्षा की बुनियादी इकाई है, ये वाली बात करेक्ट है। देखिए, परिवार में राजनीतिक नियमों का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा है इनमें से सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य, बताइए कौन सा है। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा है। बताइए, याद रखने पर बल, भाई याद रखने की बात हो गई, तुरंत गलत हो गया। शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, नहीं ये नहीं होगा। अध्यापन एवं अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षक केंद्रित, ये भी यहां रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया और रॉन्ग है तो इसलिए हमें करेक्ट है ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, शिक्षक केंद्रित है, जबकि शिक्षा हमारी कैसी होती है, बाल केंद्रित, और यहाँ कह रहे हैं शिक्षक केंद्रित, तो ये वाला हमारा क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट दिया शिक्षक केंद्रित, ठीक है। आगे भी पढ़ लो। बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना, ये भी करेक्ट है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में आपसे बोला गया है विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूह में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाता है। वह समूह का नेतृत्व करने वाले शिक्षार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगा। बताइए किन गुणों के आधार पर करेगा, ये आपको बताना है। बताइए किन गुणों के आधार पर करेगा, ऑप्शन पढ़िएगा, कमेंट करिएगा। तो पहला गुण है इसका विद्यार्थियों को भूमिका करने का आदेश देना और उनकी समझ के अनुसार कार्य कराना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर, यानी जब तुम होशियार को ही सारी भूमिका दे दोगे, कमजोरों को नहीं सिखाओगे। योग्यता अनुसार कोई भी काम होगा, योग्यता अनुसार होगा, करेक्ट बात कहिए। भूमिका देना, प्रोत्साहित करना, सभी समूह सदस्य के साथ समन्वय बनाए रखना, बात यहाँ एकदम करेक्ट कही है। आगे भी पढ़ लो। भूमिका का चयन करने की स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। 18 में आपसे क्या बोला गया है, पर्यावरण प्रदूषण पर दिया जाने वाला दत्त कार्य यानी असाइनमेंट यानी गृह कार्य, गृह कार्य की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। गृह कार्य निम्न में से किस प्रकार शिक्षार्थियों की सहायता करता है, बताइए। ये आपको बताना है किस प्रकार शिक्षार्थियों की सहायता करता है। पर्यावरण प्रदूषण शिक्षार्थियों को सूचना खोजने, करेक्ट बात कहिए, अपने विचारों का निर्माण करने और उन पर संवेदनशील जागृत करने का अवसर देता है, पहला वाला करेक्ट है। दत्त कार्य शिक्षार्थियों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागृत करता है, ये भी बात सही है। प्रतिदिन पर्यावरण प्रदूषण
पर गृह कार्य तथा अभ्यास कार्य के रूप में दत्त कार्य शिक्षार्थी में जागरूकता का विकास करता है। ये भी बात करेक्ट है। अब तीनों तो सही हो नहीं सकते, इसलिए उपरोक्त सभी, यानी इस वाले क्वेश्चन का जो है वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर आपसे 19 में क्या बोला है, आपके विद्यालय में ऐसे शिक्षार्थी भी पढ़ते हैं जो अपने घर वालों का धनार्जन में हाथ बटाते हैं, यानी पढ़ाई भी करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ क्या है, काम भी करवाते हैं। इसीलिए यह छात्र पढ़ाई, गृह कार्य आदि पर यथोचित ध्यान नहीं दे पाते, यानी अपनी पढ़ाई पे अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। तो बताइए इनमें से कौन सा जो होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, आप कक्षा या कक्षा लिखे, कक्षा होगा, ठीक है। आप कक्षा में उन्हें दंडित करोगे, यानी उन्हें डांट लगाओगे, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर उपहार करते हुए उन्हें पढ़ाई छोड़ने, ये तो गलत होगी, पढ़ाई छोड़ने के लिए कह रहे हैं। उनकी क्षमता पर संदेह करेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ये वर्ड गलत हो गया। मानवीय दृष्टि अपनाएंगे, प्रोत्साहन करेंगे और सहायता देकर उनका मनोबल बढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में बोला गया पर्यावरण पाठ्यक्रम में क्रियाकलापों का महत्व है। बताइए क्या महत्व है क्रियाकलापों का, ये आपको बताना है। शिक्षार्थियों की योग्यता और उनके ज्ञान से सुमेलित सही, नवीनतम और निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराना, बात तो ये वाली सही कही है। और आगे देखते हैं, शिक्षार्थियों को कार्यभार डालना, भाई शिक्षार्थियों पर कार्यभार और डालेंगे, ये तो गलत हो गया। आगे की शिक्षा के लिए अधिक प्रयोगवादी, ये बिल्कुल गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें बोला गया है ककड़ी का कौन सा भाग खाने में प्रयोग किया जाता है। बताइए, कोई भी ककड़ी होती है उसको पूरी तरीके पूरा ही खाया जाता है, उसमें बीज भी होगा, भ्रूण भी होगा, सब कुछ क्या खाया जाएगा। भ्रूण पोष भी खाया जाता है, बीज भी खाया जाता है और फल वित्ती भी खाई जाती है, यानी सी वाला करेक्ट हो जाएगा, उसका संपूर्ण भाग खाया जाता है। देखिए बात करते हैं ना प्रश्न नंबर आपके, प्रश्न नंबर है अब आपका प्रश्न नंबर है 22। अब प्रश्न नंबर 22 में क्या दिया गया है ये आप देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप शिक्षार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु सही उपरोक्त नहीं है, यानी हमें नेगेटिव वाला चाहिए, तो नेगेटिव वाला आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा होगा। बताइए कौन सा होगा नेगेटिव वाला, ये आपको बताना है। शिक्षार्थियों द्वारा विद्यालय में पर्यावरण के घटकों, विद्यालय पर पढ़ने वाले प्रभाव के विषय में रिपोर्ट तैयार करना, करेक्ट बात है। घरों में पाए जाने वाले जीवों के विषय में जानकारी इकट्ठी करना, भाई जानकारी इकट्ठा करना सीख रहे हैं। ग्राम यानी गांव, गांव या आसपास के में स्थित नर्सरी में पाए जाने वाले पौधों का अवलोकन करना, घर के आस में कहीं ना कहीं नर्सरी होती है, वहां जाके उनका अवलोकन करना, कौन सा पौधा किस प्रकार का है। घरों में पाए जाने वाले कीटों को पकड़कर मार डालना, यानी ये वाला यही गलत हो गया भाई, डी वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ बात हो रही है पर्यावरण अध्ययन की और आप कीटों को मारने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे बोला गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने से उन्हें सहायता मिलेगी। बताइए किस चीज की सहायता मिलेगी। प्रकृति के प्रति अपने सम्मान प्रदर्शित करने की बढ़ेगी, बताइए। दोस्तों के साथ मौज मस्ती की बढ़ेगी, ये भी नहीं होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास करने में, और आगे बढ़ते हैं कक्षा अधिगम को वास्तविक स्थिति से जोड़ने में, ये कहीं ना कहीं अपने जो कक्षा में सीखा गया ज्ञान होगा उसे बाह्य ज्ञान से जोड़ने की बात हो रही है, इसीलिए कौशलों का पर्यावरण संरक्षण की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। वहां मौज मस्ती गलत हो जाएगा, प्रकृति के प्रति गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कक्षा के अधिगम को वास्तविक स्थिति से जोड़ने की बात हो रही है यहाँ, इसीलिए डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में आपसे बोला गया है डैश 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 से बचने के लिए आवश्यक है कि अपने आसपास में पानी जमा ना होने दे, तालाबों में मछलियां छोड़ दें ताकि वे मच्छरों के लार्वे खा जाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, जमे हुए पानी में तेल छिड़के। देखिए मच्छरदानी का प्रयोग करें तो कहीं ना कहीं मच्छरों से बात हो रही है कि मच्छरों से बचेंगे, और मच्छरों से कौन सी बीमारी फैलती है, आपकी मलेरिया फैलती है, मलेरिया फैलती है, मलेरिया फैलती है, तो कहीं ना कहीं मलेरिया की बात हो रही है। तो टाइफाइड होगा नहीं, डेंगू होगा नहीं, चेचक होगा नहीं,
मलेरिया और डेंगू हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, जो घर के पास तालाब हो उनमें तेल छिड़कना चाहिए, मछलियां छोड़ देनी चाहिए और मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। बात करते रहे प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्नोत्तर विधि यह विचारणीय है, ये आपको बताना है। तो बताओ, विचारणीय है प्रश्नोत्तर विधि, बताइए कैसे विचारणीय है, ये आपको बताना है। कि ये आपको कहा गया है पाठ्य पुस्तक के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाए। दूसरा ऑप्शन है आपके में, दूसरा वाला दिया गया है बालकों को प्रश्न उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए, छात्रों के प्रश्नों के उत्तर स्वयं सोचकर देने के लिए कहा। यहाँ बात ये वाली एकदम बात करेक्ट है, छात्रों को स्वैच्छिक उत्तरों का आश्रित रहा, ये बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में आपसे बोला गया है मनुष्य के कार्बन मोनोऑक्साइड यानी सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी सीओ। अब सीओ की बात हो रही है दोस्तों, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है ये क्या है, सीओ है, और इसी को क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। ठीक है, कि वातावरण में मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु हो जाती है ये आपको बताना है। यह शरीर में विद्यमान ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ये गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाती है। यह ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक द्रवों को अपचयित करती है, ऐसा भी नहीं है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ सहयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देती है, यानी रक्त से ऑक्सीजन को आने नहीं देती। इसलिए ये वाला जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये रक्त को सुखा देती है, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में बोला गया है छात्रों को प्रभावी ढंग से सूचनाएं संप्रेषित करने का एक माध्यम है, बताइए कौन सा माध्यम है सबसे बढ़िया माध्यम, बताइए। चार्ट एवं चित्रों के माध्यम से उन्हें सूचना प्रदर्शित करना, ध्वनि युक्त फिल्म प्रोजेक्टर द्वारा, मौखिक उच्चारण एवं व्याख्या, आ गई, गलत हो गया, द्वारा, बताइए। देखिए आप कहीं ना कहीं कॉलेजों में कोचिंग सेंटरों में देखा होगा तो एक सूचना पट लिखा होता है, और सूचना पट क्या होता है, ये श्याम पट होता है, बोर्ड होता है। ठीक है, तो यही इसी पे क्या विचार वगैरह या कोई इसके सूचना है वो सब इसी पे लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा बंजर होने का प्रमुख कारकों में से नहीं है। अब हमें नेगेटिव चाहिए, बंजर होने का निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी अब इसमें ज्यादातर जो बंजर हो जाने के होंगे, उसमें एक ही तरह की फसल उगाने से क्या भूमि बंजर होती है, बात एकदम करेक्ट है, बंजर हो जाएगी। ज्यादा मात्रा में रसायन का प्रयोग करोगे तो भी बंजर होगी। खेतों में बड़े ठोस अपशिष्टों को हटाओगे तो भूमि बंजर नहीं होगी, ये आपको बताना है। तो उपजाऊ बनेगी, अपशिष्टों का प्रयोग करेंगे, खाद का प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा, भूमि क्या होगी, उपजाऊ बनेगी। खेतों में सिंचाई की व्यवस्था के रूप में ना करें, भाई सिंचाई नहीं करोगे तो वो बंजर तो वैसे भी होगी, तो ये भी सही हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पॉजिटिव, इसलिए रॉन्ग हो गया, ये भी पॉजिटिव है, रॉन्ग हो गया, ये भी पॉजिटिव है, रॉन्ग हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या है, राइट है। इसलिए यहां हमसे नेगेटिव पूछा था तो हमने तुरंत बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें बोला गया निम्न में से कौन सी विशेषता पूरी तरह से ग्रामीण आवास से संबंधित है, बताइए। देखिए बात करते हैं कृषि बहुमंजिला कंक्रीट की इमारत। गांव में कोई इमारत नहीं होती, तो पहला तो ये गलत हो गया, भाई गांव में इमारत कहां से होने लगी, तो ये गलत हो गया या नहीं, गलत हो गया। साधारण जीवन होता है, हरियाली, भीड़, बस्तियां, बहुमंजिला, यहाँ पे भी देखो बहुमंजिला की इमारत की बात हो गई। हरियाली, रोजगार, अवसर, अंधविश्वास तो होता है बस्तियों में, लेकिन रोजगार के इतने अवसर नहीं होते, तभी तो लोग गांवों से शहर में आते हैं। कृषि होती है, संयुक्त परिवार होता है, अंधविश्वास होता है और अच्छी हवा होती है। इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 30 में बोला गया है, प्रश्न नंबर 30 की चर्चा करते हैं। इसमें बोला गया है आजकल लोग अधिक से अधिक व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग करने में लगे हैं। इस गतिविधि का
प्रभाव निम्न में से कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए इस गतिविधि का जो प्रयोग है वो निम्न में से कौन सा है, बताइए। हवा में छोटे छोटे कणों की बढ़ोतरी, प्राकृतिक संसाधनों में कमी, सही बात है, जो प्राकृतिक संसाधन थे वो तो लिप्त होते जा रहे हैं। ध्वनि स्तर में बढ़ोतरी, भाई जब वाहन होंगे तो ध्वनि भी तो बढ़ेगी, तो उपरोक्त तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों के साथ जितने भी ग्रुप हैं आपके, सब में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।